नमस्कार मित्रों, हार्दिक रूप से अभिनंदन है हमारे जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग सीआईबी रिटेल बैंकिंग का एमसीक्यू का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको मेरे रिटेल बैंकिंग के एमसीक्यू की प्लेलिस्ट में 4 एमसीक्यू के सेशन मिल जाएंगे, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उनसे आप एक बार उन वीडियो को आप एक बार देखिए और फिर आप इस वीडियो को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर 250 क्वेश्चन तक हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें केस स्टडी भी रहेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछे जा सकते हैं, जो कि आने के चांसेस है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कुछ क्वेश्चन में यदि कुछ त्रुटि होती है तो मैं करेक्शन करके आपको कमेंट सेक्शन में लिख देता हूं, तो एक बार आप उसे जरूर देख लें। यदि किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ गलती रहा होगा, ठीक है, तो भूल बस वो छूट गया होगा, तो मैं उसे वहाँ पे करेक्ट करके दे देता हूँ। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, व्हेन द वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल प्रोवाइड फंक्शनैलिटी अंडर रिटेल बैंकिंग। पहला ऑप्शन है सेंट्रलाइज कस्टमर डाटाबेस, बी है कॉमन इन्फॉर्मेशन अवेलेबिलिटी टू अदर मॉडल, सी है स्कोप फॉर इनलार्जिंग द स्कोप ऑफ क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग, डी है ऑल द अबव। जो वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल है वो उसका रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है, तो करेक्ट आंसर है दोस्तों सभी केसेस में। तो वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल का जो डाटाबेस रहता है वो सेंट्रलाइज रहता है। उसके बाद कॉमन इन्फॉर्मेशन अवेलेबिलिटी टू अदर मॉडल, स्कोप फॉर इनलार्जिंग द स्कोप फॉर क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग। वारंटीज ऑन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आर एग्जाम्पल ऑफ। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे जो वारंटीज होते हैं वो किसका एग्जाम्पल है? क्रॉस सेलिंग का, अप सेलिंग का, डाउन सेलिंग का, साइड सेलिंग का। दोस्तों, इसका आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आपको इन सभी चीज़ें के बारे में पता हो कि क्रॉस सेलिंग क्या होता है, अप सेलिंग क्या होता है, डाउन सेलिंग क्या होता है या साइड सेलिंग क्या होता है। तो जहाँ तक बात है वारंटीज़ का इलेक्ट्रॉनिक परचेज पे, तो वो एग्जाम्पल है दोस्तों अपना अप सेलिंग का। सो वारंटीज ऑन इलेक्ट्रॉनिक परचेजेज आर एग्जाम्पल ऑफ अप सेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 203 है, व्हेन द वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल प्रोवाइड फंक्शनैलिटी अंडर रिटेल बैंकिंग। ये हम लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, 204 है, द अमाउंट ऑफ मनी इज डिपॉजिटेड इन अ बैंक दैट गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 5% कंपाउंडेड एनुअली। इफ द अमाउंट गॉट आफ्टर 6 ईयर इज ₹5000, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ मनी दैट वाज डिपॉजिटेड इनिशियली। तो क्या कर रहा है कि कुछ अमाउंट है जिसको डिपॉजिट किया गया किसी बैंक में, जो कि इंटरेस्ट था 5%, कंपाउंडेड एनुअली था, और हमको 6 साल के बाद जो अमाउंट मिला वो 5000 रुपया था। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना डिपॉजिट किया गया था? तो दोस्तों, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। आपको फ्यूचर कैश फ्लो दे रखा है 5000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5%, टाइम पीरियड दे रखा है 6 ईयर। तो आपको पता है कि प्रेजेंट वैल्यू यदि निकालना है तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r होल टू द पावर n। तो प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू की जगह 5000 लिख दीजिए, r की जगह 0.05 लिख दीजिए और n की जगह 6 ईयर लिख दीजिए। तो आपको आंसर मिल जाएगा 3731.07। तो ये आपको क्या मिल गया? प्रेजेंट वैल्यू मिल गया। क्वेश्चन नंबर 205 है, यू विल बी रिसीविंग ₹2,04,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर। इफ द करंट डिस्काउंट रेट फॉर सच a स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो इज 10%, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। आपको 2,04,000 रुपया हर एक साल के अंत में अगले 20 साल तक मिलेगा और करंट डिस्काउंट रेट दे रखा है 10% का। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है उस कैश फ्लो का? तो दोस्तों, एन्युटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, आपको एन्युटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, प्रेजेंट वैल्यू दे रखा है 2,04,000, क्योंकि ये जो हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना टॉपिक, वो एवीएम का है, लेकिन रिटेल बैंकिंग में कभी कभी इस पर केस स्टडी पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। तो दोस्तों जरा बताइए, ये जो आपको 2,04,000 है वो प्रिंसिपल हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है, टाइम कितना है? 20 ईयर्स है। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला पता है, P/R इंटू 1 + r होल टू द पावर t - 1 डिवाइडेड बाई 1 + r होल टू द पावर t। तो आप यदि सब्स्टिट्यूट करेंगे इन वैल्यूज़ को तो आपको मिल जाएगा 17,36,770। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द KYC रिक्वायरमेंट कैन बी फुलफिल्ड थ्रू eKYC ओनली फॉर दोज हु हैव। तो जो KYC का रिक्वायरमेंट है eKYC के थ्रू फुलफिल किया जा सकता है उन्हीं के द्वारा जिसके पास ऑप्शन ए पैन कार्ड है, दूसरा है वोटर आईडी कार्ड है, तीसरा है आधार कार्ड है, चौथा है पासपोर्ट। तो बताइए दोस्तों, KYC रिक्वायरमेंट eKYC के थ्रू फुलफिल किन के द्वारा किया जा सकता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आधार कार्ड। तो जिनके पास आधार कार्ड है वही KYC रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं eKYC के थ्रू। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 207, वेदर eKYC सर्विस इज वैलिड प्रोसेस फॉर KYC वेरिफिकेशन अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल 2005। क्या eKYC सर्विस जो है KYC वेरिफिकेशन के लिए वैलिड प्रोसेस है अंडर PMLA 2005? नो, डाटा इनएडिक्वेट, यस, कैन नॉट से। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, यानी कि ये जरूरी है कि eKYC सर्विस जो है वैलिड है फॉर KYC वेरिफिकेशन अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल।
अब देखिए दोस्तों, आपको मैं एन्युटी कंसेप्ट का रिकैप करा देता हूँ। देखिए, एक है हमारा FBOA यानी फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, एक है हमारा FBAD फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, फिर दूसरा है हमारा PBOA प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, और चौथा है PBAD प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। तो पहला कंसेप्ट ये है कि यदि इन्वेस्टमेंट एंड में है और आप ये जानना चाहते हैं कि फ्यूचर वैल्यू कितना होगा अमाउंट का जो कि आप एंड में जो कि आपको एंड में मिलेगा, तो आपको वहाँ पे फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी को अप्लाई करना है। दूसरा कंसेप्ट है कि यदि इन्वेस्टमेंट बिगनिंग में है और आप ये जानना चाहते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा उस अमाउंट का क्योंकि आपको एंड में मिलेगा, तो आप FBAD को अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अंतर समझ में आया। जब हम लोग FBOA कर रहे हैं तो हम लोग फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं उस अमाउंट का, और जब FBAD कर रहे हैं तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं उस अमाउंट का। अंतर यहाँ भी है कि इन्वेस्टमेंट कब हो रहा है, इन्वेस्टमेंट एंड में हो रहा है तो हमारा ऑर्डिनरी एन्युटी है, इन्वेस्टमेंट बिगनिंग में हो रहा है तो एन्युटी ड्यू है। देखिए दोस्तों, यदि आपका इन्वेस्टमेंट एंड में है और आप प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं उस अमाउंट का जो कि आपको एंड में मिलेगा, तो आप PBOA लगाएंगे वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है दोस्तों, यहाँ प्रेजेंट वैल्यू नहीं हो, कंसेप्ट 2 में यहाँ फ्यूचर वैल्यू होगा। ठीक है, आप यदि उस अमाउंट का फ्यूचर वैल्यू निकालना चाह रहे हैं जो कि एंड में है तो आप FBAD लगाएंगे। गलती से यहाँ प्रेजेंट वैल्यू टाइपिंग मिस्टेक है, इसे आप करेक्ट कर लेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंसेप्ट 2 में आपको यदि प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू निकालना है किसी अमाउंट का और इन्वेस्टमेंट आप बिगनिंग में कर रहे हैं तो FBAD लगाते हैं। तो बस याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है, एंड में है या बिगनिंग में है। फिर से देखिए, यदि इन्वेस्टमेंट बिगनिंग में है और आप प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो आप क्या लगाएंगे, PBAD। तो याद रखिए, बिगनिंग में इन्वेस्टमेंट तो AD और एंड में इन्वेस्टमेंट तो OA। ठीक है, चलिए एक दूसरा यहाँ पे वही चीज़ मैंने बताया है कि अनदर वे टू लुक एट दिस कंसेप्ट, इन्वेस्टमेंट एट द एंड OA, इन्वेस्टमेंट एट द बिगनिंग AD। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखिए, इफ द क्वेश्चन आस्क द फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ पीरियड, तो एंड में मैंने क्या बताया है, OA लगाना है, तो FBOA लगाना है, और FBOA का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, C/R इंटू 1 + R होल टू द पावर T-1। ठीक है, फिर से देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन आस्क द फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द बिगनिंग ऑफ पीरियड। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है, किसी इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर वैल्यू किसी पीरियड के बिगनिंग में। तो देखिए अभी दोस्तों, बिगनिंग में मैंने क्या बताया, AD लगाना है, और फ्यूचर वैल्यू है तो FB लगाना है, तो FBAD लगाना है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू लगाना है। फॉर्मूला क्या है, C/R इंटू 1 + R होल टू द पावर T-1 इंटू 1 + R। उसके बाद दोस्तों, यदि क्वेश्चन पूछा गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए एंड ऑफ पीरियड में, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है और कब है, एंड ऑफ पीरियड। एंड में OA लगाते हैं तो PBOA लगेगा, और फॉर्मूला आपके सामने है। और यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड यानी PBAD लगाते हैं हम लोग, और फॉर्मूला आपके सामने है। अब आपका समय ये बताने का कि किस तरह का एन्युटी अप्लाई होगा। मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, FBOA, FBAD, PBOA, PBAD। आपको बताना है कि किस केस में क्या लगेगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर एक्स इज टू इन्वेस्ट ₹1 लाख। तो दोस्तों इसी तरह की स्टडी पूछा जाएगा। मिस्टर एक्स इज टू इन्वेस्ट ₹1 लाख by the end of each year for 5 years at the rate 5% rate of interest. How much amount he will receive? बताइए दोस्तों क्या लगेगा। अब आपसे हम अमाउंट नहीं पूछ रहे, ये तो बात की बात है, आप वो निकाल ही दीजिएगा जब आपको फॉर्मूला पता हो। लेकिन आप पहले ये बताइए कि ये चारों में से क्या लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर है 5,52,563। ठीक है, ओके, अब मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों किस केस में क्या लगेगा। तो देखिए दोस्तों, पहला केस में FBOA लगा, जो अभी हम लोगों ने केस डिस्कस किया उसमें क्या लगा, FBOA। क्यों FBOA लगा, क्योंकि देखिए इसका इन्वेस्टमेंट 1 लाख का कर रहा है हर एक साल के एंड में, तो एंड में मैंने बताया कि एंड में इन्वेस्टमेंट होगा तो OA लगेगा। और दूसरी बात कि आपसे पूछ ही विल, तो फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है, तो इसीलिए FBOA। तो FBOA आपको पता है, आपको क्या करना है, फॉर्मूला को देखना है FBOA का फॉर्मूला क्या है, और फिर आपको क्या करना है, अप्लाई करके आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर एक्स इज टू रिसीव 1 लाख एज इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड बाय द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 5 ईयर एट द रेट 5% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लगाइएगा बताइए, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है और एंड है तो OA लगेगा, तो PBOA लगेगा। तो आंसर देखिए ये है 4,32,948, और PBOA का फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बता दिया है, तो इससे आप नोट करते जाएंगे। और PBOA लगेगा हमारा सेकंड केस में। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने PBOA लिखा है। थर्ड केस पे आते हैं दोस्तों। थर्ड केस है अपना ये हम लोगों ने देख लिया। थर्ड केस है, पर्सन वांट टू रिसीव ₹1,250 एवरी क्वार्टर फॉर 5 ईयर एट द रेट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाउ मच इज टू इन्वेस्ट नाउ। तो यहाँ से आपसे प्रेजेंट वैल्यू आपसे क्या पूछा गया है, अभी कितना इन्वेस्ट करेगा, यानी प्रेजेंट वैल्यू पूछा गया है। तो आपको देखिए ये जो है आपसे प्रेजेंट वैल्यू निकालने को कहा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है PBOA। यहाँ पे ये PBOA निकालना है। और ऑर्डिनरी एन्युटी इसलिए है क्योंकि वो एंड, जब कुछ नहीं लिखा हो तो समझिए कि एंड में ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 211। यू आर टू रिसीव ₹10,000 एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एंड यू इन्वेस्ट इट पेमेंट इमीडिएटली आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट एट द रेट 5%।
हाउ मच यू वुड हैव एट द एंड ऑफ 5 ईयर पीरियड। आपको क्या है, 10,000 रुपये हर एक महीना ले रहे हैं अगले 5 साल तक, और आप हर एक पेमेंट को इमीडिएटली कर रहे हैं। तो इमीडिएटली कर रहे हैं मतलब मंथ के शुरू में ही कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे एन्युटी ड्यू वाला कॉन्सेप्ट है। तो आपसे फ्यूचर वैल्यू पूछा गया है एन्युटी ड्यू का, तो यानी FBAD का फॉर्मूला लगेगा। तो 211 में क्या है दोस्तों, FBAD है, बिल्कुल सही। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट यू वुड नीड टू इन्वेस्ट इन द एन्युटी इफ यू वांट टू गेट पेड फॉर ₹20,000 अ ईयर फॉर 20 ईयर व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपसे एन्युटी के केस में पूछा गया है गेट पेड व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्या लगेगा बताइए, तो PBOA लगेगा, सिंपल सी बात है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले आप बताइए कि चारों में से कौन सा केस है, और फिर एप्रोप्रिएट फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए। मैंने आपको ट्रिक भी समझाया था कैसे फॉर्मूले को याद रखना है। आइए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपनसेशन फॉर DSA डिपेंड्स ऑन ऑप्शन ए नंबर ऑफ केसेस रेफर्स टू, ऑप्शन बी वॉल्यूम ऑफ बिजनेस सोर्स्ड, ऑप्शन सी लॉयल्टी एंड अकाउंटेबिलिटी बाय DSA, ऑप्शन डी सर्विस डिलीवरी प्रेजेंटेशन बाय DSA। तो दोस्तों DSA का जो कंपनसेशन है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट DSA का फुल फॉर्म है, वो किस पे डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करेगा वॉल्यूम ऑफ बिजनेस सोर्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DSA चैनल ऑफ डिलीवरी फेसिंग विच टाइप ऑफ रिस्क। तो जो हमारा DSA चैनल ऑफ डिलीवरी है वो किस तरह के रिस्क को फेस करता है, क्रेडिट रिस्क, एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क, मिसमैच रिस्क, रेपुटेशन रिस्क। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि रेपुटेशन रिस्क। कम्युनिकेशन स्किल इन द केस ऑफ DSA मीन्स, तो DSA के केस में कम्युनिकेशन स्किल का क्या मतलब है, ऑडिटरी एक्सेलेंस, डिलीवरी लॉन्ग स्पीचेस, लोकैक्वस, ability to convince the customer with the right choice of the word। तो correct answer will be option number D, the ability to convince the customer with the right choice of the word। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक फर्स्ट इंट्रोड्यूस डायरेक्ट सेलिंग एजेंट इन बैंक। तो कौन सा बैंक है जिसने पहले DSA को इंट्रोड्यूस किया था, PSB, फॉरेन बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका फॉरेन बैंक। तो फॉरेन बैंक ने सबसे पहले DSA को इंट्रोड्यूस किया था। ह्यूमन इंटरवेंशन इन द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज आर। तो आप मान लीजिए कि जो सर्विस का डिलीवरी होता है उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन क्या क्या है। पहला है इंटरनल कस्टमर स्टाफ ऑफ द ब्रांच, दूसरा है स्पेशलाइज्ड मार्केट पर्सनल, तीसरा है डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट, चौथा है ऑल द अबव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए 3 इंपॉर्टेंट ह्यूमन इंटरवेंशन है फिजिकल चैनल में, पहला इंटरनल कस्टमर, दूसरा स्पेशलाइज्ड मार्केट पर्सनल और तीसरा डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन इंटरवेंशन आर नॉट अवेलेबल इन द फिजिकल चैनल इन द सर्विस डिलीवरी। तो सर्विस डिलीवरी के फिजिकल चैनल में कौन सा ह्यूमन इंटरवेंशन अवेलेबल नहीं है। ऑप्शन ए इंटरनल कस्टमर स्टाफ ऑफ द ब्रांच, ऑप्शन बी स्पेशलाइज्ड मार्केट पर्सनल, ऑप्शन सी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट, ऑप्शन डी नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी ये तीनों ऊपर वाले 3 तो ह्यूमन इंटरवेंशन है ही। A dash fund or scheme is one that is available for subscription and repurchase on a continuous basis। तो ऐसा कौन सा फंड या स्कीम है जो कि हमेशा सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल होता है, रिपर्चेज पे, कंटिन्यूस बेसिस पे, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, रनिंग एंडेड, फ्लोइंग। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ओपन एंडेड, जैसा कि नाम ही है ओपन एंडेड मतलब हमेशा ये अवेलेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लोज एंडेड फंड इज अ म्यूचुअल फंड इन विच द शेयर्स इशूज जस्ट व्हेन फंड इज। तो क्लोज एंडेड फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें शेयर जो इशू होता है तब इशू होता है जब फंड होता है, पहला ऑर्गेनाइज, दूसरा अनऑर्गेनाइज, तीसरा कॉपीड, चौथा रैंडम बिहेवियर शोइंग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑर्गेनाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 2221, व्हाट डू यू कॉल द सिस्टम ऑफ लोकेटिंग वेरियस सर्विस फैसिलिटीज विद अ बैंक ब्रांच इन ऑर्डर टू डिलीवर द मोस्ट कन्वीनियंट सर्विस टू द कस्टमर। तो आप उस सिस्टम को क्या कहेंगे जिसमें हम लोग डिफरेंट सर्विस फैसिलिटीज़ को लोकेट करते हैं बैंक ब्रांच के साथ ताकि हम डिलीवर कर सकें मोस्ट कन्वीनियंट सर्विस कस्टमर को। प्रोसेस फ्लो, एम्बियंस, लेआउट, लुक एंड फील। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गुड ब्रांच एम्बियंस विल रिजल्ट इन द फॉलोइंग एडवांटेजेस फॉर द बैंक। तो एक मान लीजिए कि एक गुड ब्रांच है, गुड ब्रांच एम्बियंस है, उसका क्या बेनिफिट है बैंक के लिए। पहला, इट प्रमोट्स एफिशिएंसी एंड स्मूथ फ्लो ऑफ सर्विस विच रिजल्ट इन टाइम बेनिफिट्स। दूसरा, प्रॉपर प्लेसिंग ऑफ वेरियस सर्विस फैसिलिटीज इनहांस इंटरनल कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। तीसरा, द कंफर्टेबल एंड कॉन्जेनियल वर्क इन्वायरमेंट रिजल्ट इन हाई एम्प्लॉय मोटिवेशन। चौथा, ऑल द अबव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बैंक प्लान टू क्लोज ब्रांच और इफ बैंक मूव्स इज ब्रांच, बैंक शुड गिव नोटिस ऑफ डैश मंथ if there is no other branch of any bank functioning at the customer center and notice of dash month if there is a branch of any other bank functioning at customer center। अब मान लीजिए कोई बैंक है जो कि प्लान कर रही है बैंक अपने ब्रांच को क्लोज करना या दूसरे अपने ब्रांच को दूसरे का भेजना, तो उसको कितने दिन का नोटिस देना पड़ेगा। पहला केस में क्या है कि कोई दूसरा बैंक की ब्रांच वहाँ पे फंक्शन नहीं कर रही है, दूसरे केस में किसी दूसरे बैंक की ब्रांच वहाँ पे फंक्शन कर रही है। तो दोस्तों ऑप्शन देख सकते हैं आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर है इसका पहले केस में 3 महीना और दूसरे केस में 2 महीना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच अप्रोच स्ट्रेटजीज आर डिजाइन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ब्रांच, दैट इज रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन एंड मेट्रो। आपके सामने तीन अप्रोच लिखे गए हैं, तो आपसे ये पूछा गया है कि किस अप्रोच के स्ट्रेटजीज, किस अप्रोच में स्ट्रेटजीज को जो डिज़ाइन किया जाता है वो ब्रांच के टाइप पे डिसाइड किया जाता है, रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन या मेट्रो। सेगमेंटेड, ज्योग्राफी बेस्ड अप्रोच, क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केस स्टडी है। देखिए ये एफएसआई से रिलेटेड केस स्टडी है। दोस्तों एफएसआई से रिलेटेड मैंने आप लोग को एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया है, मेरे केस स्टडी का वीडियो है, तो आज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ, उसे जरूर देखिए। वहाँ पे आपको कुछ ट्रिक मिलेगा जिससे आप लोग तुरंत इस केस स्टडी को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, लैंड एरिया स्क्वायर मीटर 725, टोटल बिल्डअप एरिया स्क्वायर मीटर 325, परमिसिबल एफएसआई दे रखा है 1, रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर दे रखा है 5000, रेट ऑफ लैंड कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर दे रखा है 2000, डिजायर्ड यील्ड दे रखा है 9%, यूजेबल कारपेट एरिया स्क्वायर मीटर दे रखा है 250, मंथली रेंट ऑन कारपेट एरिया बेसिस पर स्क्वायर मीटर दे रखा है ₹50, यूजेबल आउटगोइंग रुपीज एज्यूमिंग 1/6 ऑफ द यील्ड। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज। तो दोस्तों कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का फॉर्मूला होता है टोटल बिल्डअप एरिया इंटू रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन। टोटल बिल्डअप एरिया कितना है 325 और रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना है 5000, यानी कि 16,25,000 हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ एफएसआई यूज का फॉर्मूला है टोटल बिल्डअप एरिया इंटू रेट ऑफ लैंड कॉस्ट। तो ये आपको मिल जाएगा 325 गुणे 2000 यानी 6,50,000। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 22,75,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनकम्बरेंस फैक्टर इज। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इन आपको देखिए इनकम्बरेंस फैक्टर निकालने के लिए पहले एस्टिमेटेड यील्ड निकालिए। 50 गुने 250 गुने 12 यानी कि हो जाएगा 1.5 लाख। यूजुअल आउटगोइंग जो है वो 1/6 ऑफ द यील्ड है यानी कि 25,000। नेट एनुअल यील्ड कितना है 1,25,000, माइनस कर दीजिए इन दोनों को। तो इनकम्बरेंस फैक्टर का फॉर्मूला होता है नेट एनुअल यील्ड अपॉन एस्टिमेटेड यील्ड। तो नेट एनुअल यील्ड है आपका 1,25,000 और एस्टिमेटेड यील्ड है 1.5 लाख, आपको मिल जाएगा 0.833। डिजायर्ड यील्ड इज 4 ऑप्शन दिया गया है। तो डिजायर्ड यील्ड का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय परसेंट ऑफ डिजायर्ड रेट। तो टोटल कॉस्ट है 22,75,000 इंटू 0.09 यानी कि 2,04,750। नेट एनुअल यील्ड इज 4 ऑप्शन दिया गया है। तो फिर से वही बात, नेट एनुअल यील्ड निकालने के लिए एस्टिमेटेड यील्ड में से यूजुअल आउटगोइंग को माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 1,25,000। ठीक है। व्हाट विल बी द यूजेबल एफएसआई। तो यूजेबल एफएसआई कितना होगा, सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों यूजेबल एफएसआई का फॉर्मूला है लैंड एरिया माइनस टोटल बिल्डअप एरिया। तो यहाँ पे जितना भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको आप एक जगह कलेक्ट करके लिखते जाइए ताकि लास्ट टाइम रिवीजन में एक काम आ जाए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे लैंड एरिया है अपना 725 स्क्वायर मीटर और टोटल बिल्डअप एरिया है 325 स्क्वायर मीटर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 400 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट भी हमारा केस स्टडी है, मिस्टर मेसर्स ए ऑन्स द लैंड ऑफ 600 स्क्वायर मीटर एकड़ 600 square meter. She went to Mrs. A. She went to XYZ bank for loan against this property on which she wanted to construct a building with total built up area of 300 square meter. The bank manager said that she is eligible for loan of 60 of the value of usable FSL. The rate of land cost is rupees 5,000 per square meter, and if the permissible FSI is 1, then the cost of FSI floor space index is. तो दोस्तों कॉस्ट ऑफ FSI होता है बिल्डअप एरिया इंटू रेट ऑफ लैंड कॉस्ट। तो बिल्डअप एरिया कितना है 300 और रेट ऑफ लैंड कॉस्ट कितना है 5000, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 15 लाख। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है, मिस्टर ए ने एक बिल्डिंग खरीदा जिसने उसे रेंट पे लगा दिया। एनुअल रेंट आता है उससे उसको 2,40,000 और रिमेनिंग लाइफ ऑफ द बिल्डिंग है 20 साल और वो 10,000 रुपया टैक्स के रूप में भरता है अदर एक्सपेंस के रूप में। एज्यूम इंटरेस्ट रेट टू बी 9%। द फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग यूजिंग रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड। आपको पता है कि ये जो हमारा रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड है उसके थ्रू हम लोग किसी बिल्डिंग का फेयर वैल्यू निकालते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आइए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। तो आपको करना क्या है, आंसर करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रेजेंट वैल्यू निकालिए। अभी मैंने बताया था प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला C इंटू 1 + R होल टू द पावर n - 1 डिवाइड बाई R इंटू 1 + R होल टू द पावर n। तो C कितना है बताइए, C है अपना 2,40,000 माइनस 10,000 क्योंकि 10,000 से टैक्स देना पड़ता है तो वो हो जाएगा अपना 2,30,000। तो ठीक है, अब C की जगह 2,30,000 पुट कीजिए, R की जगह 0.09 पुट कीजिए और T की जगह N की जगह 20 पुट कीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा 20,99,565। अब दोस्तों एक केस स्टडी हाउसिंग लोन पे है। हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 एम्ड फॉर अर्बन एरिया विद फॉलोइंग कंपोनेंट्स और ऑप्शन टू स्टेट यूनियन टेरिटरी एंड सिटीज। ए स्लम रिहेबिलिटेशन ऑफ स्लम dweller with participants of private developer using land as a resource. B promotion of affordable housing for weaker section through credit linked subsidy. C affordable cost in the partnership with public and private sector. D subsidy for beneficiary led in individual house construction or enhancement. तो
तो दोस्तों आपको कुछ आंसर करना है क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, द सेंट्रल ग्रांट ऑफ रुपीज डैश पर हाउस ऑन एन एवरेज विल बी अवेलेबल अंडर द स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम? 1 लाख, 1.5 लाख, 2.3 लाख, 2.7 लाख। करेक्ट आंसर है दोस्तों 1 लाख। तो सेंट्रल ग्रांट है 1 लाख का पर हाउस ऑन द एवरेज विल बी अवेलेबल अंडर द स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द क्रेडिट लिंक इंटरेस्ट सब्सिडी कंपोनेंट व्हाट विल बी द इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन द हाउसिंग लोन availed under up to a tenure of 15 years, what which will be provided to EWS or LIG category? तो 5.6, 6.5, 5.8, 8.5। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका 6.5। Under the credit link interest subsidy component, what will be the subsidy payout on NPV basis per house for both the category? 1 lakh, 1.5 lakh, 2.3 lakh, 2.7 lakh। तो क्रेडिट लिंक इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम में सब्सिडी पे आउट कितना होता है एनपीवी बेसिस पे पर हाउस? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी यानी 2.3 लाख। सेंट्रल असिस्टेंट एट व्हाट रेट पर हाउस फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी विल बी प्रोवाइडेड अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप हाउस कंस्ट्रक्शन और इन्हांसमेंट? तो हमारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए सेंट्रल असिस्टेंट कितना दिया गया है, ठीक है, अंडर द अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप हाउस कंस्ट्रक्शन इन्हांसमेंट? 1 लाख, 1.5 लाख, 2.3 लाख, 2.7 लाख। तो दोस्तों 1.5 लाख दिया गया है। सेंट्रल असिस्टेंट एट व्हाट रेट पर हाउस पर ईडब्ल्यूएस, तो ये हम लोगों ने देख लिया 1.5 लाख। हाउसिंग लोन पर फैमिली फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस कैन बी सैंक्शन इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर विद पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख एंड एबव फॉर क्लासिफिकेशन एज प्रायोरिटी सेक्टर। व्हाट इज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ हाउस? तो दोस्तों प्रायोरिटी सेक्टर में आने के लिए कितना कॉस्ट रजिस्टर्ड है, तो वो है दोस्तों 45 लाख। एन इंडिविजुअल हैज रिसेंटली परचेज अ हाउस वर्थ रुपीज 40 लाख फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन बाय अवेलिंग हाउसिंग लोन ऑफ रुपीज 28 लाख एंड 9.25% per annum per rate of interest. The tenure of loan is 18 year. He has rupees 12 lakh financial asset at present invested at 99% PA per annum. He is expected to save annually rupees 2 lakh, which he invest on quarterly basis beginning a quarter from now in an instrument which is expected to provide return of 9% per annum. आपसे EMI पूछा गया है हाउसिंग लोन का, ये सब डाटा दी गई है। तो दोस्तों EMI का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू 1+r होल टू द पावर n डिवाइडेड 1+r होल टू द पावर n -1। ठीक है, आर आप निकालिए, आर आपको मिलेगा 0.007708। फॉर्मूला में पुट कीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा 26663। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन आपके सामने, एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए और इस एक्सप्लेनेशन को देखिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग ऑन हाउसिंग लोन इन द आफ्टर द 5 ईयर? व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग इन हाउसिंग लोन आफ्टर द 5 ईयर? तो दोस्तों आउटस्टैंडिंग लोन आफ्टर 5 ईयर, रिमेनिंग ईयर कितना है 8 - 5 यानी 3 ईयर। ठीक है, तो आपको 5 ईयर के बाद क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है ये सामने, आप निकाल लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको बस इसमें पुट करना है, आपका आंसर मिल जाएगा व्हाट विल द वैल्यू ऑफ हिज फाइनेंशियल एसेट आफ्टर 5 ईयर। तो इसके 5 साल के बाद इसका फाइनेंशियल एसेट का वैल्यू कितना होगा? तो वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट आफ्टर 5 ईयर वी नीड टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एसेट। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एसेट एन ईयर के लिए कितना होता है? तो एफ बी इज इक्वल टू पी वी टाइम्स 1+r होल टू द पावर n। तो पी वी है, आर है 0.09, एन है 5। तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा 18,46,348। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ हिज सेविंग आफ्टर 5 ईयर? तो उसका सेविंग का वैल्यू कितना है 5 साल के बाद? तो दोस्तों यहाँ पे आपको फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है, आपके सामने फॉर्मूला है, आपको मिल जाएगा 12,73,601। व्हाट विल बी द नेट वर्थ 5 ईयर फॉर्मूला? नेट वर्थ कितना होगा 5 साल के बाद? ठीक है, तो दोस्तों नेट वर्थ निकालने के लिए अलग फॉर्मूला है, ठीक है, आप देख सकते हैं, जो कि आपको मिल जाएगा 7,04,214। To consider the loan amount under housing loan scheme, which of the following statement is true? The property is jointly held with the spouse and the spouse is co-borrower, or the property is held in single name and the spouse stands as deposit guarantor. The borrower's son or daughter who has a steady income, the salary is routed through a bank account and joined as co-borrower. Expected rental, rent, list access, etc. In case the house or flat being purchased is proposed to be rented, all the above। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑल द अबव। कैलकुलेट द कैपिटल गेन टैक्स। तो दोस्तों कैपिटल गेन टैक्स पे भी मेरा एक एमसीक्यू एक केस स्टडी का लेसन है, जिसको आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से समझाया है। तो आपसे कैपिटल गेन पूछा गया है कितना होगा। इफ़ यू हैव अबाउट 300,000 यूनिट ऑफ डेब्ट फंड at rupees 40 per unit in June 2013 and sold the 3,000 unit in August 2014 for rupees 50। CII दे रखा है 12/13 का, 13/14 का और 14/15 का। तो दोस्तों परचेज प्राइस कितना होता है 3,000 × 40। उसके बाद दोस्तों सेल प्राइस कितना है 1,50,000। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है
1,20,000 इंटू 1024.939। ये सब कैसे आया, इसको यदि आपको समझना है तो मेरे कैपिटल गेन पे जो केस स्टडी है रिटेल बैंकिंग के प्लेलिस्ट में, उसे एक बार देखिए। कैपिटल गेन टैक्स आपको मिल जाएगा 3827। फॉर अ कस्टमर टू बी कंसिडर्ड इन अल्ट्रा हाई नेटवर्थ कस्टमर सेगमेंट द इनकम लेवल शुड बी। बताइए दोस्तों, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ का लिए कितना है आपको मैं बताता हूँ। 2 से 10 मास एफ्लुएंट, ठीक है, रुपीज़ लाख में है। 10 से 50 है मास एफ्लुएंट, 50 से 40 है सुपर एफ्लुएंट, 40 से 400 से 4,000 है HNW, 4,000 से 1,20,000 है LW सुपर है HNW, और अब एवब है 1,20,000 अल्ट्रा HNW। तो ये अपना अल्ट्रा है तो इसीलिए अब 4 लाख होगा। इनकम लेवल तो ये मैंने बता ही दिया आपको। फॉर कस्टमर टू बी कंसिडर इन हाई नेटवर्थ कस्टमर सेगमेंट ही द इनकम लेवल शुड बी। तो हाई नेटवर्थ का हमने देखा था, वो है अपना कितना बताइए। हाई नेटवर्थ है अपना 400 से 4,000, तो इनकम लेवल 400 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर कस्टमर टू बी कंसिडर इन सुपर हाई नेटवर्थ कस्टमर सेगमेंट द इनकम लेवल शुड बी। सुपर हाई नेटवर्थ के लिए कितना है 4,000 से 1,20,000। विच सेगमेंट ऑफ कस्टमर हैव द हाईएस्ट रेट शेयर इन रिटेल बैंकिंग। तो रिटेल बैंकिंग में हाईएस्ट शेयर किसके पास है, मास मार्केट, मास एफ्लुएंट एंड सुपर एफ्लुएंट, हाई नेटवर्थ ऑल एक्सेप्ट सी। दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका मास मार्केट। तो मास मार्केट के पास सबसे हाईएस्ट शेयर है रिटेल बैंकिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई बैंक कस्टमर बाय द प्रोडक्ट एंड सर्विस टू सेटिस्फाई विच ऑफ द फॉलोइंग नीड। तो ये दोस्तों मास्लो हायरार्की से क्वेश्चन है। साइकोलॉजिकल नीड्स, एस्टीम नीड्स, सेफ्टी नीड्स, बोथ ए एंड बी, एनी ऑफ ए एंड बी। करेक्ट आंसर है दोस्तों बोथ ए एंड बी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है अपनी सेशन का, फॉर साइकोलॉजिकल नीड द रिटेल बैंकिंग कवर विच बी काइंड ऑफ सर्विस। तो साइकोलॉजिकल नीड के लिए कौन सी सर्विस रिटेल बैंकिंग कवर करती है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है, यानी कोर सेविंग अकाउंट, पर्सनल एक्सीडेंट कवर, हाउसिंग लोन। फ्रेंड्स होपफुली आपको लेसन पसंद आया होगा। एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा। धन्यवाद।